नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है राजगढ़। 11 जून 2023 को दिन में सुबह 10 बजे थाना प्रभारी यानी कोतवाली के थाना प्रभारी कोतवाली राजगढ़ के उमेश यादव जी के सरकारी फोन पर एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने यह बताया कि मोकामपुर के बटेड नाले में एक लाश पड़ी है, जिसको दसियों कुत्ते और सियार मिलकर नोच रहे हैं। पुलिस ने उनसे यानी उमेश यादव ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता। उन्होंने कहा साहब, वैसे तो उस नाले की तरफ कोई नहीं जाता है, लेकिन मैं अपने जानवरों को लेके जा रहा था तो मुझे बहुत ढेर सारे कुत्तों के लड़ने की, चीखने की, भौंकने की आवाज़ आई। मैं कौतूहलवश ये देखने के लिए कि ये कुत्ते किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं घोर जंगल में, मैं नाले के पास गया तो देखा सियार भी थे थोड़ी दूर पर, और कुत्ते भी आपस में लड़ रहे थे और नोच नोच कर उस डेड बॉडी को खा रहे थे। पत्थर मार के उनको हटाया, देखा कि ये बिल्कुल कंकाल हो चुका है, पहचानने वाली कोई बात नहीं रह गई है। लेकिन पास में कुछ लंबे लंबे बाल और एक सैंडल, महिलाएं जो पहनती हैं नई सैंडल, वो उसके पास पड़ी हुई है। कुत्तों के नोचने से चीथड़े हुए या फटे जो कपड़े थे वो भी किसी महिला के लग रहे हैं। महिला या लड़की की इस तरह शव मिलने की बात सुनकर प्रभारी निरीक्षक, मैं अपनी फोर्स के जो थाने में लोग रहे होंगे उनको लेके मोकामपुर के पास नादेड़ नाले में उसी बच्चे, उसी लड़के की सहायता से जिसने सूचना दी थी, मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी देखा कि उस लड़के के हटते ही फिर कुत्ते और सियार उस शव के साथ मनमानी कर रहे थे। उन्हें हटाया गया और देखा गया, सिपाहियों ने, सब लोगों ने देखा और ये देखा कि साहब ये लाश 4-5 दिन पुरानी है, पानी में है, भीगी हुई है, इसीलिए कुत्ते और सियार इसे नोच कर ऑलमोस्ट खा गए हैं। लाश भी 4-5 दिन पुरानी है, लेकिन प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में ये किसी महिला की लाश है। खैर, सब इंस्पेक्टर पंचायतनामा भरने के लिए लाए गए और पंचायतनामा भरने की कार्रवाई शुरू हुई। बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम भेजने की कार्रवाई शुरू हुई और उमेश यादव घटना की याद करके बताते हैं कि वापस हम लोग थाने पर आ गए। बात सूचना करीब 10:30 बजे आई थी और 2:30-3 बजे के आसपास सब कुछ देख दाख कर थाना प्रभारी अपने थाने कोतवाली राजगढ़ वापस आ गए। आते ही महिला की पहचान के बारे में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि इलाके की गुमशुदा लड़कियों, महिलाओं या पुरुषों की जिनकी गुमशुदगी कोई 4-6-10 दिन पहले, 10 दिन पहले कम से कम लिखी गई हो, उनके बारे में सब सूचना एकत्रित करिए। सब लोगों के घर पर फ़ोन करके बात करिए। कपड़ा क्या पहने थे वेरीफाई करिए, पहनी थी वेरीफाई करिए, मिल गई, आ गई या अभी तक नहीं आई, ये वेरीफाई करिए। ये सब बातें अपनी पुलिस टीम के साथ उमेश कर ही रहे थे कि शाम को करीब 4:30-5 बजे के आसपास एक दंपति, जिनमें पति का नाम हजारी लाल तंवर था, उम्र करीबन 38 साल, और उनकी पत्नी का नाम कलाबाई था, ये दोनों थाने पर पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि साहब, मैं गांव में ये चर्चा सुनकर आई हूँ कि बटेड़ नाले में एक लाश मिली है जो मेरी बेटी की हो सकती है। मेरी बेटी की उम्र करीब 22 साल थी, नाम था उसका संगीता,
वो 4 जून को बिना बताए घर से चली गई थी और 11 जून को ये लाश मिलने की बात हुई। पुलिस ने पहले उनको ही, दोनों पति पत्नी को, उनको धमकाया, रौले में लिया कि 4 तारीख से गायब लड़की, 1 हफ्ते बाद तुम आई हो ये सुन के कि उसकी बॉडी मिली है, तुमने गुमशुदगी क्यों नहीं लिखवाई? सबसे पहले ये बताओ ताकि हम समझ सकें, क्योंकि पुलिस अगर शंका न करे तो विवेचना कर ही नहीं सकती। उमेश यादव कहते हैं कि प्राइमा फेसी शंका माँ बाप पर हुई कि मिल गई तब बताने आए हैं, जब तक नहीं मिली थी तब तक इन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। उन दोनों ने बताया कि मुझे ये लगा कि वो किसी लड़के के साथ चली गई है और ये भी कि 2 दिन पहले ही उसकी सगाई हमने तय की थी और सगाई तय करने के बाद अगर लड़के वालों को ये पता लगता कि मेरी लड़की किसी और लड़के के साथ चली गई है तो ये सगाई भी टूट जाती। हम लोगों ने यही सोचा किसी लड़के के साथ गई है और थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी, 1 महीने बाद की शादी की डेट फिक्स हुई है तो हम बदनामी से या शादी के टूटने से बच जाएंगे। बात उनकी भी थाना प्रभारी को जायज़ लगी। फिर फौरन जो वो कपड़े मौके से आए थे उन्हें दिखाया गया। वो दोनों देखते ही पहचान गए। माँ की ममता से ऊपर किसी की ममता नहीं होती। माँ बोली, हाँ ये कपड़े मेरे बेटी के ही हैं, और वो उन्हें कपड़ों को देखकर रोने लगी और उसके मन ने ये मान लिया कि अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुम्हारी शंका किसी लड़के पर थी या फिर तुम सिर्फ अंदाज से ये कह रही हो कि किसी लड़के के साथ गई होगी? तो उनका नहीं, मुझे शंका एक लड़के पे है। लालपुरिया गांव के ही कालू सिंह सौंधिया, जिसकी उम्र करीब 27 साल है, उस पर मुझे शक है। पुलिस ने फिर पूछा क्यों शक है? तो उन्होंने कहा कि हम इनके घर पे, इनके गांव में, ये बड़े जमींदार हैं, 20-25 बीघे इनके पास खेती है, तो खेती के काम के लिए बुआई के सीज़न में भी, कटाई के सीज़न में भी, ढुलाई के सीज़न में भी ये कुछ लोगों को काम करने के लिए बुलाते हैं। 15-20 आदमी इकट्ठा होता है तब ये 20-25 बीघे की कटाई, बुआई या जो भी कार्यक्रम है लगातार हों तो 10-15 दिन लगते हैं। हम लोग 10-15 दिन चले जाते हैं वहाँ पर, काम ख़त्म करके अपना जो पैसा होता है मजदूरी का वो लेकर चले आते हैं। ये बताया कि करीब 6-8 महीने पहले हम लोग वहाँ पर गए थे। 10-12 दिन में मजदूरी का वो काम ख़त्म हो गया, हम अपने घर चले आए। उनकी पत्नी कलाबाई ने कहा कि एक दिन मेरे घर में एक ही फ़ोन है जो हजारीलाल तंवर, जिस लड़की की पहचान उन्होंने की है, हजारीलाल तंवर के पास ही रहता है। मेरा फ़ोन आए या बेटी का फ़ोन आए तो वो हजारीलाल तंवर के ही फ़ोन पर आता है। माँ ने यानी कलाबाई ने बताया कि एक दिन, अभी कोई 1 महीने पहले, ये पिता इसके आए खाना वाना खा के, और चूँकि मजदूर हैं, मजदूरी करके आए, खाना खा के सो गए, तो उनका मोबाइल चुपके से उठा के ये किसी से बात कर रही थी। मेरा माथा ठनका। मैंने नज़दीक जाके ये बातचीत सुनने की कोशिश की तो बातचीत से मुझे ये लग गया कि ये किसी लड़के से प्रेमालाप कर रही है। मैंने फौरन उसका मोबाइल छीना और उससे पूछा कि कौन है, इतनी रात ये तुम किससे बात करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी दोस्त है और मेरा फलाना है ठिकाना है। उसने इस बात को टाल दिया और ये कहा कि पिताजी को यानी फादर को यानी हजारीलाल तंवर को ये बात न बताइएगा।
लेकिन सवेरे उठते ही कलाबाई ने सबसे पहले लड़की के बाप को ये बात बताई कि रात में वो इस तरह की बात कर रही थी। हजारीलाल तंवर ने थाने पर बताया कि मुझे कोई शंका नहीं रह गई कि जरूर ये किसी गलत रास्ते पर जा रही है। और उसी दिन हम लोगों ने तय कर लिया कि हमें इसके शादी जितनी जल्दी हो सके की जाए, क्योंकि तब तक हम लोग ये नहीं समझ पाए थे या ये नहीं जान पाए थे या हम गेस भी नहीं कर पाए थे कि ये किससे बात करती है। मैं सारा काम काज छोड़कर रोज सवेरे अपने दूर दराज की रिश्तेदारियों में निकल जाता था कि उनके आसपास कोई ऐसा लड़का जो मेरी लड़की के लिए सुयोग्य वर हो, हम तुरंत इसकी शादी करना चाहते हैं। 15 दिन की मेहनत के बाद एक ऐसा ही लड़का हमारी लड़की के लायक मिल गया। उन लोगों से तुरंत फुरत रिश्तेदारियों को बीच में रखकर बातचीत की गई और 2 जून को हमने इसकी सगाई कर दी। और बहुत दूर की डेट वो रख रहे थे कि जाड़े में शादी करेंगे। हमने कहा नहीं साहब, शादी तो आप अब पहली तिथि जो भी पंडित जी लोग निकालें आप उसी में कर लीजिए, हम पूरी तैयारी कर लेंगे। हफ्ते भर का नहीं, लेकिन कम से कम 1 महीने का समय दीजिए, हम शादी की तैयारी कर लेंगे। 1 महीने बाद की शादी की डेट फिक्स हो गई, लेकिन 4 तारीख को अचानक ये भाग गई। हमें शंका यही हुई कि हो सकता है ये किसी और लड़के के साथ गई हो। जाने के बाद हमने अपने फोन नंबर में डायल किए गए वो नंबर जो मेरी जानकारी में है, उन सबको मैं जानता हूं। जो मेरी जानकारी के नहीं है वो मैं समझ गया या तो मेरी पत्नी ने बात की होगी या बेटी ने बात की होगी। ऐसा एक नंबर मुझे मिल गया। हर दिन में 3-4 बार वो नंबर हमारे फोन पर आया होगा और एक आध बार गया होगा, लेकिन हर दिन। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैंने फौरन उस फोन को मिला दिया, ये समझ के कि मेरी बेटी ने उठाया है। उधर से उसी तरह की बातचीत होने लगी। मैंने पूछा आप बोल कौन रहे हैं, उसने फोन काट दिया। लेकिन तब मुझे अंदाज ये लगा कि ये आदमी हो न हो कालू सिंह सौंधिया ही है, जिसके यहाँ हम लोग कुछ दिन पहले काम करने गए थे। तो मेरा शक कालू सिंह सौंधिया पर है। बाकी मेरी बेटी के और किसी से कोई संबंध हो या कोई आता जाता हो, ऐसा नहीं है। पुलिस ने पति पत्नी के इस शक को नोट किया और शक जो भी था उनका जिस पर, उसको बुलवाया, उससे बातचीत की। उसने बताया कि साहब जिस दिन की ये जाने की 4 जून की बात कर रहे हैं, शाम के समय की, उस समय मैं अपने घर पे सो रहा था। पुलिस ने उनके घर पे बात की, उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ सो रहे थे, उनके घर वालों ने बताया कि हाँ सो रहे थे। लेकिन चूंकि शंका वो भी इस आधार पे कि उस आवाज को पहचान के मैं ये कह सकता हूँ, या जितना मैं पहचानता हूँ या जितना मेरा अंदाज है, वो कालू सिंह सौंधिया ही हो सकता है, या कालू सिंह सौंधिया से ही उसकी आवाज मिलती जुलती थी। पुलिस ने ये मान लिया कि ये कंकाल उसी का है, संगीता, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। लेकिन फिर भी उसने पुख्ता जानकारी के लिए कंकाल को मेडिको लीगल संस्थान भोपाल भेज दिया। भोपाल से मिली रिपोर्ट में बताया गया कि यह कंकाल करीब 22 साल की युवती का है। पुलिस ने युवती के पिता हजारीलाल तंवर और मां कालाबाई के ब्लड सैंपल्स भी लिए, और जो फ्लैश का टुकड़ा या हड्डी का टुकड़ा या कंकाल का अंश मौके से बरामद हुआ था, उसको भी, इन तीनों चीज़ों को डीएनए सैंपलिंग के लिए, डीएनए मैचिंग के लिए भेज दिया गया भोपाल। और 3-4 महीनों में, यानी तब तक जब तक इसका फाइनलाइजेशन होता, ये तय हो गया कि वो लाश उसी की थी, यानी संगीता की, यानी हजारीलाल तंवर के बेटी की। पुलिस के सामने अब ये चुनौती थी कि जिस पर इनको शक है उससे कुछ निकला नहीं, तो कौन ऐसा हो सकता है। दोबारा उसे बुलाया गया, दोबारा भी उसने वही किस्सा कहानी बता दिया।
फिर पुलिस ने उसके नंबर को, चूंकि बार बार वो शक यही व्यक्त कर रहे थे, एक बार दोबारा जब बुलाया गया तो उनको हजारीलाल तंवर को उस थाने के उस कमरे में पर्दे के उस तरफ रखा गया और यह कहा गया कि हम इससे बातचीत करेंगे। और वो जैसा तुम बता रहे हो कि उसने कहा, उसने फ़ोन काट दिया, उसने इस तरह की बात लड़की समझकर या ये समझ के कि संगीता ने मिलाया है, जो बातें की थी हम वो बातें उससे रिपीट करवाएंगे। तुम सुन के बताओ कि क्या ये इसी की आवाज़ थी। पुलिस ने दोबारा या तिबारा जब बुलाया तो बातचीत में उन शब्दों को रिपीट कराने का प्रयत्न भी किया और कराया भी। थोड़ी देर बाद उसे जब फिर जाने दिया तो हजारीलाल तंवर ने कहा कि साहब बिल्कुल यही आवाज़ थी। ये लोग जैसे पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन गढ़े होते हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस होता है ज़माने का, इनसे गलती की संभावना बहुत कम होती है। लिहाजा उसने जो बताया पुलिस ने उस बात को मान लिया और कॉल डिटेल उसकी मंगाई गई। क्राइम ब्रांच के लोगों को बुलाया गया कि साहब कॉल डिटेल देख के बताइए इसकी लोकेशन और ये भी बताइए कि इसने किससे किससे कब कब बातचीत की है। तो फिर एक कॉल मिली संगीता के पिता के नंबर पर 4 तारीख को। एक कॉल कालू सिंह सोंधिया को की गई थी और एक कॉल कालू सिंह ने उनके पिता के नंबर पर की थी। कालू से ये पूछा गया कि तुमने क्या बात की थी इसकी संगीता के पिता से, कौन सी ऐसी बात तुमने की थी हजारीलाल तंवर से कि पहले हजारीलाल तंवर ने तुमको फ़ोन किया फिर तुमने उनको फ़ोन किया। इसी के जवाब में वो उसकी जुबान और उसका हाव भाव, उसके चेहरे के भाव पुलिस ने पढ़ने की कोशिश की कि इस सवाल पर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। पुलिस ने उसको हिरासत में 8 जुलाई को लिया। तब तक वो 3-4 बार बुलाया गया, हर बार वो पूछताछ में बच के निकल जाता था। भगवान जाने वो पूछताछ में कुछ न निकलने की वजह से बच जाता था या फिर दूसरी कोई बात है जो पुलिस पर सामान्य आरोप के रूप में लगाई जाती है। बहरहाल वो निकल जाता था। जब ये सवाल के जवाब में उसे कई बार पूछा गया और वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब भी वो कहता था अरे मैंने ऐसे फ़ोन किया था, तो हजारीलाल तंवर ने कहा कि मेरी कभी इससे कोई बात नहीं हुई है। मैंने इसके जाने के बाद 8 तारीख को फ़ोन किया था, वो नंबर भी था क्योंकि वो पहले बता चुका था कि मैंने बात की, उधर से फ़ोन काट दिया गया। वो कॉल मौजूद थी और उसी कॉल के सहारे ये दोनों नंबर के लोकेशन और इन दोनों के बीच बातचीत क्या हुई होगी ये पुलिस ने गेस कर लिया था। फिर जब कालू सिंह सौंधिया की आवाभगत थाने पर शुरू हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हुआ, तो बहुत देर तक कालू सिंह टिक नहीं पाए और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना तानपूरा बजाना शुरू किया। सारे स्वर उन्होंने एक साथ निकाले और ये बताया कि कुछ महीने पहले की बात है कि हमारे पास 20-25 बीघे ज़मीन है और 5 महीने पहले हमें फसलों की कटाई के लिए हर साल हम करते हैं, आसपास के गांव से एक माध्यम से मजदूर बुलवा लेते हैं और कटाई कराते हैं। तो 5 महीने पहले दलेलपुरा गांव से हजारीलाल तंवर भी आए, अपने साथ उनकी पत्नी और एक बेटा जिसका नाम बंटी और बेटी संगीता भी आई थी। वो लोग करीब 10 दिन तक खेतों में कटाई का काम उन लोगों ने किया। संगीता जवान थी और खूबसूरत थी। मेरी उससे बातचीत शुरू हुई और बातचीत करते करते
हम लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये शब्द जो कि इस डायरी में लिखे गए और ये शब्द जो उसने वहाँ पर पुलिस के सामने बताए थे कि हम लोगों को प्यार हो गया। काम पूरा होने के बाद संगीता, बंटी, हजारीलाल तंवर और उनकी पत्नी ये अपने घर वापस चले गए। लेकिन मैंने अपना नंबर संगीता को दे दिया था कि जब कभी बोले, मैंने कहा, उसने बताया बातचीत में, पूछताछ में या अपने बयान में कि मैंने संगीता को स्पष्ट कर दिया था कि मैं फ़ोन मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पिता के पास ये फ़ोन रहता है, वो उठाएं और फिर वो मार्क करने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें। इसलिए जब भी तुम फ्री होना, जब भी तुम्हारे पास फ़ोन हो, अकेली होना, हमें फ़ोन करना, हम बात करेंगे। और हुआ भी वही। हजारीलाल तंवर जब भी काम धाम से लौटते थे, थके हारे, खाना खाया, सो गए, फ़ोन उनके सिरहाने से निकाल लिया जाता था और बातचीत शुरू हो जाती थी। एक दिन माँ ने ये बातचीत सुन ली, फ़ोन भी छीना, काफ़ी डांटा डपटा और ये जानने की कोशिश करती रही कि आखिरकार ये कौन है जिससे तुम रात रात भर बात करती हो। लेकिन उसने नहीं बताया। अचानक 4 जून को उसने फ़ोन किया और ये बताया कि तुम्हें पता नहीं है, 2 तारीख को मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी है। ये लोग मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, जबकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं, तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम आज ही आकर मुझे ले जाओ। ये सुनते ही कालू सिंह ये आ गए। कालू सिंह सौंधिया गांव के आसपास आ गए, देखते रहे और जो टाइम उसने बताया था जब वो घर से निकली, तो कालू सिंह उसे लेकर भाग गया और वहां से सीधे अपने खेत में बीच में जानवरों से रखवाली के लिए बनाई गई एक झोपड़ी में ले गया। रात भर हम लोग उसी झोपड़ी में रहे। अगले दिन से शाम से उसने ये दबाव बनाना शुरू किया कि हमारा दम यहाँ घुट रहा है, हमें बाहर ले चलो। और फिर उसने ये कहना शुरू किया कि अब यहाँ से सीधे जहाँ भी ले चलो, हम लोग शादी करेंगे और साथ साथ रहेंगे। ये बात सुनकर कालू सिंह सौंधिया, इनका भी दिमाग सन्नाटे में आ गया। इन्होंने फौरन कहा कि मैं गाड़ी और पैसों का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, तुम घबराना नहीं, शाम तक मैं गाड़ी और पैसों का इंतज़ाम करके आ जाऊँगा, उसी गाड़ी से तुमको ले चलूँगा, फिर हम लोग जहाँ चलेंगे वहीं शादी कर लेंगे। लेकिन पूछताछ में उसने बताया कि जब वो शादी की जिद करने लगी तो मैं शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप भी था, शादी तो मैं कर ही नहीं सकता था और शादी की बात करना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो उस अकेलेपन से या डर की वजह से कि यहाँ लोग हमें पहचान लेंगे, दोनों के घर में 2-3 किलोमीटर की ही दूरी है दोनों के गांव में, इसलिए यहाँ से निकलना ज़रूरी है। और मैं समझ गया कि मैं मेरे जाते ही, चूंकि वो झोपड़ी में खेत के बीच में अकेले रह रही है, फिर यही गाना गाएगी कि शादी करो, यहाँ से निकलो। दिन भर का टाइम मैंने इस बात के लिए कि मैं गाड़ी और पैसों का इंतज़ाम करके तुम्हें ले चलूँगा, शाम को मैं फिर पहुँचा। जाते ही उसने फिर वही कहा कि गाड़ी कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, कौन सी गाड़ी है, कहाँ चलना है, क्या तय किया है। इस बार वो अपने जेब में प्लास्टिक की रस्सी का एक फंदा बनाकर ले गया था। रात का वक्त था और धोखे से सिर में वो फंदा डाल के, छाती पर पैर रख के
फंदे को इतना जोर से खींचा कि थोड़ी देर में ही वो उसका शरीर नश्वर हो गया, मर गई, वो मृत्यु हो गई उसकी। अपने बयान में उसने बताया कि फिर मैंने फंदा उसके गर्दन से निकाला और उसकी नाड़ी पर और नाक पर उंगली रख के बार बार ये देखने की कोशिश करता रहा कि ऐसा न हो कि इसकी जान फिर से बच जाए, इसकी सांस चलने लगे, इसकी नाड़ी या धमनियां चलने लगे। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब मैं मुतमईन हो गया, जब मुझे ये निश्चित हो गया कि मर चुकी है, फिर मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी। अच्छा, ये सब बात होते होते सवेरा हो गया। मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी कि यहाँ तो रखा नहीं जा सकता, गड्ढा यहाँ खोदा नहीं जा सकता, क्योंकि कल को फसल की कटाई के लिए लोग फिर आएंगे। गड्ढा हुआ, बदबू आई तो फौरन पहचान हो जाएगी। मेरे ही खेत में अगर इसकी लाश मिलेगी तो पुलिस मेरा गिरेबान पकड़ेगी, लिहाजा इसको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और शाम का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने संगीता के उस शव को अपने कंधे पर लादा और पैदल चलने लगा। 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं चला होगा, थक गया। उसने कहा कि मेरे पैर नहीं, मैं इतना थक गया कि पैर से चला नहीं जा रहा था, तो मैंने शव को वहीं पास में एक गड्ढे में फेंक कर उसके ऊपर सूखी पत्तियां और सूखी लकड़ियां रख दी। हालांकि वो आने जाने का सामान्य रास्ता था और मुझे डर था कि अगर जरा सा भी यहाँ कोई जंगली जानवर आया तो आने जाने वाले ये समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर कुछ बात जरूर है। मैं गया, सो गया। अगले दिन 8 जून को मैं पूरे परिवार के साथ और गांव वालों के साथ बिना बात के भी मिलता रहा, ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि मैं गांव में ही हूं, मेरे ऊपर किसी को शक न हो। रात होते ही मैं फिर उस जगह के लिए चल पड़ा। बामुश्किल तमाम 1 किलोमीटर था वो, जहां उसको मारा था, वहां से जहां उसे छिपाया था उसके शव को, वहां उस गड्ढे से उसके शव को फिर निकाला, फिर कंधे पर लादा और फिर उसी ऊबड़ खाबड़ जंगली रास्ते पर चलने लगा। इस बार मैं आधे किलोमीटर भी नहीं चल पाया। थोड़ी थोड़ी देर में उसके शव को जमीन पर रखकर थोड़ा जो हांफने लगता था उसको शांत करके फिर चलता था, फिर 10, 20, 50 कदम बाद फिर थक जाता था। बहरहाल चलते चलते मुझे जंगल में बटेड़ नाले के पास मैं पहुंचा। मैंने देखा कि मैं पहुंच गया हूं बटेड़ नाले के पास। शव को कंधे पे लाद कर नाले के पास पहुंचा। नाले में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ा ही पानी था, बरसाती नाला था, 4-6 दिनों से बरसात नहीं हुई थी। मैंने उसको इतने पानी में जिसमें उसका शव डूब जाए डाल दिया, हालांकि पानी वहाँ बहुत नहीं था। और वहाँ से आकर मैं सो गया। सोने के बाद अगले दिन भी लोगों से मिलता रहा। और अंधेर की बात ये देखिए कि जब उस लड़के ने उस जंगली कुत्तों की आवाज़ से शव को पहचाना, पुलिस वहाँ पहुँची, तो सबसे पहले पहुँचने वालों में कालू सिंह ही थे, सबसे पहले पहुँचने वालों में। और जो पंचायतनामा पुलिस ने वहाँ भरा उसमें कालू सिंह सौंधिया के भी हस्ताक्षर हैं, यानी पंचों में भी वो शामिल था, सिर्फ इसलिए कि उस पर कोई शक न करे। बहरहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना, कॉल डिटेल की एनालिसिस यानी सीडीआर से जो साक्ष्य मिले, और जब पुलिस ने कालू सिंह सौंधिया को 7वीं बार जब ये तय हो गया कि इसने बाप को जो फोन मिलाया था दरअसल इसकी मृतक लड़की संगीता से बातचीत हुई थी,
तो 7वीं बार पुलिस ने उनको बाज़ाब्ता हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लिया तो उसने बताया कि वो वही बात कि मैं साहब खेतों में काम कराते कराते मुझे संगीता से प्यार हो गया। ये शब्द जब कहे ना मेरा उससे प्यार हो गया, लड़की कहे चाहे लड़का कहे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये झूठ का पुलिंदा है। मैं दावे से कह रहा हूं कि पुलिस के बयान में जो उसने नोट कराया कि साहब मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, ये सरासर झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। पुलिस भी ये जानती है, मैं भी बता रहा हूं। एक गरीब, बहुत गरीब और मजदूर लड़की, नवयौवना, उसको देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रही होगी कि कैसे इससे संबंध बनाया जाए। पैसे की कोई कमी नहीं थी, अमीर था, सामने इस तरह की एक मजदूर, बेबस, लाचार लड़की अगर कोई देख ले तो उसके मन में प्यार वाली सब झूठ बोलने की बात है। उसने सिर्फ शारीरिक आकर्षण उसके दिमाग में चल रहा था, कोई प्यार व्यार नहीं था। बस समाज का थोड़ा सा ये डर था कि अगर अभी इसको हम इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करेंगे तो पूरा गांव मेरी खिलाफत करेगा, लोग थूकेंगे कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो और तुमको इस यही मजदूर महिला के साथ ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। तो थोड़ी फिक्र इसकी करके उसने, जब खेतों में वो काम करती थी तो उससे ये फिक्र करके कि लोग क्या कहेंगे अगर यहीं ज़बरदस्ती करूँगा, तो उसने चिकनी चुपड़ी झूठी सच्ची बातों से शुरू की उससे बात, और फिर वही कस्में वादे, और फिर आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बात, और तमाम ऐसी बातें और तमाम ऐसे सपने उसको दिखाने लगा। और वो बेचारी गरीब लड़की इस सारे फरेब को प्यार समझ बैठी और समझ ही नहीं मान बैठी, और कालू सिंह के दिखाए झूठे सपनों में दिन रात डूबने उतराने लगी, विचरण करने लगी। और जैसे वो कहते हैं, इंतजार करना कि कब बाप सोए, कब फोन निकालें और कब इससे बात करें। लेकिन हर रोज बात करके इस झूठे सपने को वो पूछ के और फिर खुद सच्चा साबित करने की कोशिश करती रही। एक दिन माँ ने बात करते हुए सुन लिया। उसके बाद फिर वही हुआ, बाप को बताया, बाप उसी दिन से शादी की फिराक में निकल गया, क्योंकि देखो उनके पास कोई और बात रह नहीं गई थी। उनमें पति पत्नी में किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि जिन पर उनको शक है उसके पास जाकर उसकी शिकायत करें। बड़े लोग हैं वो, बहुत बड़े लोग हैं, नुकसान करने लगेंगे, लड़की का भी और हम लोगों का भी, मारेंगे पीटेंगे अलग से, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे पड़ी। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि जल्दी से हाथ पीला करो, इसको यहाँ से विदा करो, अपने ससुराल जाएगी, तब इसके सुरक्षा की और बाकी जिम्मेदारी इनके ससुराल वालों की होगी, बाकी इधर उधर के लोगों से बचाव के लिए इसका हस्बैंड होगा जो इसकी तरफ से इसका बचाव करेगा। इसलिए वो अगले जिस दिन पता लगा उसके अगले दिन से दूर दराज की रिश्तेदारियों में लड़का ढूंढने के लिए जाने लगा। 15 दिन में ही उसे एक लड़का मिल गया। 2 जून को उसने जल्दी से उसकी सगाई भी कर दी, 1 महीने बाद की डेट भी फिक्स कर दी। जैसे ही सगाई हुई वैसे ही संगीता को लगा कि उसके सपनों पर बिजली गिर गई, वज्रपात हो गया और माँ बाप उसकी खुशियों को एक झटके में खत्म करना चाहते हैं। और वो जो चांदनी रातों का सपना देख रही थी, अचानक उसके आंखों के सामने अमावस की रात घूमने लगी। उसने तुरंत कालू सिंह को फोन किया दूसरे के फोन से कि तुम वहां आराम से बैठे हो, परसों मेरी सगाई इन लोगों ने कर दी और बहुत जल्दी मेरी ये शादी करना चाहते हैं, 1 महीने में ही सब तय कर दिया है, लेकिन मैं
कतई किसी और के साथ नहीं रह सकती। कल्लू सिंह ने सुना, फौरन भाग के आया, भगा कर ले गया, खेतों के बीच की बनी झोपड़ी में उसको रखा। 3 दिन में अपने उसने सारे गंदे सपने पूरे किए, और जब वो घुटन सी महसूस करने लगी तो वो वही जिद करने लगी जो लड़कियां अपना सब कुछ लुटाने के बाद या अपना सब कुछ गिरवी रखने के बाद शुरू करती हैं कि जल्दी शादी करो, बहुत हो गया, अब जल्दी शादी करो, अब मुझे शादी ही करनी है। और उसी के साथ एक धमकी का स्वर भी होता है, नहीं करोगे तो ये करूंगी, वो करूंगी, फलाना करूंगी, ढकाना करूंगी, तुम ही को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। जैसे ही ये जिद शुरू हुई और कालू सिंह को ये लगा कि ये तो अब गले पड़ जाएगी, मैं शादीशुदा एक बच्चे का बाप, ये गले पड़ गई तो मेरा क्या होगा, समाज को मैं क्या जवाब दूंगा। फौरन उसने एक फंदा बनाया और गले पड़ने की कहानी को गले में फंदा लगाकर वहीं खत्म कर दिया। और इस बोझ को लेकर 2 दिन चला, बेजान बोझ को। लड़की वही है, शरीर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जान नहीं है। उस बोझ को लेकर 2 रात चला, बामुश्किल तमाम 2 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं चल पाया। अब आप सोचिए, अगर ये बोझ न होती, ये लड़की जिंदा होती, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागते ये लोग। लेकिन अब वो बोझ हो गई है, तो उसे जब लेके चलना पड़ा, तब उनको 2 दिन पूरी रात चलने के बाद भी 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए। इसलिए कालू सिंह ने सिर्फ झूठ बोला, फरेब किया, सपने दिखाए और बेचारी गरीब लड़की मारी गई। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि समझ में नहीं आया अब तक, हो सकता है परिवार के सुधी श्रोता या जो हमारे परिवार में प्रबुद्ध लोग हैं वो शायद समझ पाए कि इस तरह के जो संबंध बनते हैं लिव इन रिलेशन में, मैंने आपको बताया कितनी लड़कियों की जाने गई। एक आध अपवाद को छोड़ दें, लड़कियां ही इसमें मारी गई लिव इन रिलेशन में। पढ़े लिखे लोग थे, 2-2 साल तक एक साथ रहे। तो लड़कियों को इन छिछोरों की पहचान क्यों नहीं हो पाती और क्यों ये बेचारी मारी जाती हैं? अपनी ये क्षमता जो उनकी पढ़ने लिखने के बाद ये क्षमता कुंद हो जाती है कि उसके साथ रहने वाला आदमी सही है कि छिछोरा है। और संगीता से भी यही गलती हुई, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कि शादीशुदा लड़का, एक बच्चे का बाप, अमीर घर का, वो भला क्यों शादी करता इस गरीब मजदूर पर सुंदर लड़की से। जब तक लड़कियां या महिलाएं सच झूठ, सपना हकीकत, स्याह सफेद, प्यार और टाइम पास का अंतर नहीं समझेंगी, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा। कृपया ऐसे जालसाजों के जाल में फंसने से बचें। आप स्याह सफेद, सच झूठ, सपना हकीकत, प्यार और टाइम पास का अंतर समझने की, जानने की कोशिश करें। वरना अगर बिना सोचे समझे आपने कदम बढ़ाए तो जो होगा वो आपकी भी और दूसरों की भी कल्पना से परे होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।